Good morning, guys. In today's class, we will solve a question of atomic structure, ठीक है, which is quite related with the physics also, ठीक है. Just read it. A neutron moving with a speed v makes a head-on collision with a hydrogen atom in ground state kept at rest, right? Find the minimum kinetic energy of the neutron for which inelastic collision may take place. In this question, ध्यान से देखें भाई, a न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन स्टार्टिंग में किसी स्पीड v से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और वो एक रैंडम कोलिजन कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ, जो कि क्या है, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है. जैसे ही वो कोलिजन करेगा हाइड्रोजन के साथ, जो कि स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके बाद की कहानी देखिए क्या होगी. ये मान लेते हैं न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, स्टार्टिंग में v दे रखी है न्यूट्रॉन की वेलोसिटी. जब ये हाइड्रोजन एटम पे इसका कोलिजन होगा, हाइड्रोजन की वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी होगी है, v1 होगी है, ठीक है. और आफ्टर कोलिजन, ये तो बिफोर कोलिजन की बात है, हाइड्रोजन की जो वेलोसिटी है, प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी तो क्या आ रही है, इसकी 0 आ रही है. ये जो न्यूट्रॉन है इसकी वेलोसिटी हमें v दे रखी है क्वेश्चन में, देख लीजिए आप ध्यान से. आफ्टर कोलिजन हाइड्रोजन की वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, और ये जो न्यूट्रॉन है इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कितनी है, v2 है, ठीक है. तो देखिए जरा, अब इसमें हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे. कोई भी कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक, मोमेंटम तो क्या रहता है, कंजर्व रहता है. पहले आपको ये पता होना चाहिए इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या है. तो ध्यान से सुनिए, बेसिकली मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है, इलास्टिक कोलिजन में भी, इनइलास्टिक कोलिजन में भी. लेकिन जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है. इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है. लेकिन अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, वो तो हर जगह ही कंजर्व है. टोटल एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, मोमेंटम के साथ साथ हम जो टोटल एनर्जी है उसको भी कंजर्व करेंगे, राइट. तो इधर देखें जरा ध्यान से, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं. मोमेंटम कंजर्वेशन, कोई भी m मास का पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो हमें पता है कि उसका जो मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, m इनटू v हो जाएगा. तो देखिए स्टार्टिंग के मोमेंटम की बात करें, स्टार्टिंग में सिर्फ जो न्यूट्रॉन है उसका मोमेंटम है, ठीक है. तो न्यूट्रॉन का मास, देखो यहाँ पे दो चीजें पिक्चर में आ रही है, एक न्यूट्रॉन आ रहा है, एक प्रोटॉन आ रहा है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो नियरली सेम होता है, इसलिए मैं दोनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. दोनों का मास m ले लेते हैं. तो मास ऑफ देख लीजिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमने कितना ले लिया, m. वेलोसिटी कितनी है इसकी, mv. प्लस हाइड्रोजन की तो क्या है, प्रोटॉन जो है उसका मोमेंटम स्टार्टिंग में तो 0 है, उसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है. एंड द सेकंड थिंग, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना हो गया, जो हाइड्रोजन है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1. तो m इंटू v1 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी कितनी मान ली हमने, m इंटू v2, ठीक है. तो ध्यान रखना ये क्या है, बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है. तो यहाँ देखिए m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या इक्वेशन निकल के आएगी, v विल बी इक्वल टू आ जाएगा v1 प्लस v2. v विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2. एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है. दूसरा देखिए, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टोटल एनर्जी को कंजर्व करवाने वाले हैं. काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होगी नहीं डायरेक्ट, ठीक है. तो टोटल एनर्जी कंजर्व करवाने वाले हैं. टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल. बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी कितनी है और आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी कितनी है भाई. स्टार्टिंग में तो टोटल एनर्जी में सिर्फ क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसकी हाफ m v स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू. अब जो न्यूट्रॉन है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से कोलाइड कर रहा है. हाइड्रोजन की कुछ वेलोसिटी होगी, प्रोटॉन की हाफ m v1 स्क्वायर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग. इसकी भी कुछ एनर्जी हो जाएगी, हाफ m v2 स्क्वायर, हाफ m v2 स्क्वायर.
लेकिन काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, उसका कुछ पार्ट तो काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लेकिन उसका जो कुछ पार्ट है, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, वो कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में चला जाएगा। तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा ई। डेल्टा ई मैं ले रहा हूं यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। इसलिए अगर हम इनइलास्टिक कोलिजन में अगर हम ये लिखते हैं तो गलत है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस डेल्टा ई, क्योंकि कुछ पार्ट एनर्जी का हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करने में चला जाएगा। तो अब देख लीजिए, हमने टोटल एनर्जी लिख ली, स्टार्टिंग में कितनी थी, फाइनल टोटल एनर्जी में क्या आ गया, एक तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, प्लस क्या आ गया, एक्साइटेशन में जो एनर्जी चली गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखे जरा ध्यान से। ऐसा करते हैं, पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा ई बाय 2 इंटू डेल्टा ई बाय क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रही है बात। अब हम क्या करने वाले हैं, v की वैल्यू यहां से उठा करके यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। v की वैल्यू यहां से उठा करके यहां रख दीजिए, तो देखिए क्या आएगा, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 v की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा ई बाय m, ठीक है। इस स्क्वायर को ओपन कर दीजिए तो क्या आएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक टर्म और आ जाएगी, 2 प्लस 2 v1 v2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा ई बाय m, ठीक है। v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, देख लीजिए v1 v2 इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय m, ठीक है। तो देखिए अब इतना आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रब कर रहा हूं अब मैं। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय m, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। देख लीजिए आप ध्यान से, इसका स्क्वायर कर दिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर 2v1 v2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस एज इट इज। v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 v1 v2 इज इक्वल टू दिस, सॉरी v1 v2 इज इक्वल टू दिस आ गया, ठीक है। अब सुने ध्यान से भाई, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स और लगाते हैं, इसको भी रब कर रहा हूं, देख लीजिए अब ध्यान से। थोड़ी सी मैथमेटिक्स और लगाते हैं, देखें भाई। जो है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स v1 v2। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जनरलाइज, कि v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v1 प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 4 v1 v2। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 v1 v2 आएगा, इससे ये कैंसिल आउट होके माइनस 2 v1, इसको स्क्वायर के इसके बराबर रख सकते हैं। समझ में आ रही है बात ये। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से वैल्यूज पुट करने वाले हैं, ध्यान से देखें भाई। v1 v2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, v1 v2 की वैल्यू समझ में आ रही है बात। v1 v2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, डेल्टा ई बाई एम है। v1 प्लस v2 की वैल्यू अभी हमने देखा किसके बराबर है, v के बराबर है, ठीक है। तो इधर देखें जरा ध्यान से। यहाँ पे हम क्या करने पुट करने वाले हैं, v पुट करने वाले हैं, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन की जो मैंने रब कर दी उसमें क्या आया था, v इज इक्वल टू आया था v1 प्लस v2। तो इसकी जगह v पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस 4 v1 v2 की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, डेल्टा ई बाई एम पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा रहे हैं हम यहाँ पे कि ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। स्क्वायर है ना,
तो स्क्वायर के अंदर की जो मतलब ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। कभी भी नेगेटिव तो आ नहीं सकता, या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा। तो हम वही इनइक्वालिटी यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखिए क्या बनेगा, वी स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए तो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 डेल्टा ई बाय एम। ठीक है, इट इम्प्लाइज, इसको m को इधर ले जाइए तो क्या बनेगा, m v स्क्वायर। ये जो 4 है, 4 में से क्या करते हैं 2 इंटू 2 लिख लें इसको, एक 2 को इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डेल्टा ई आ गया। ध्यान से देखें भाई, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डेल्टा ई आ गया। यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, और डेल्टा ई का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी आ रहा है। ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इसके या तो बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि हमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, जब वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 इंटू डेल्टा ई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो 2 into delta E is equal to kinetic energy. This will be the answer. ठीक है, अब सुने ध्यान से। अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें, हाइड्रोजन के एक्साइटेशन की बात करें, एक न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन ने हाइड्रोजन को टक्कर मारी, हाइड्रोजन किसी अलग वेलोसिटी से चला गया और न्यूट्रॉन किसी अलग वेलोसिटी से चला गया, प्लस हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, एक्साइट हो गया, हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हमने डेल्टा ई कंसीडर किया था। हमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हम एक्साइटेशन एनर्जी देखेंगे वो कौन सी देखेंगे, ओनली फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट एक्साइटेशन में सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर आप सेकंड एक्साइटेशन देखोगे तो और ज्यादा एनर्जी लगेगी, अगर आप थर्ड एक्साइटेशन की बात करेंगे तो और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे जैसे आप हायर लेवल पे बात करते रहेंगे तो एनर्जी लेवल क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हम फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं, जो कि हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है, 10.2। इसको आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जो एनर्जी लेवल होते हैं उनका डिफरेंस ले सकते हैं। जो ग्राउंड स्टेट होता है, जो n इज इक्वल टू 1 होता है, उसके लिए हाइड्रोजन के लिए एनर्जी जो होती है -13.6 होती है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 होती है। राइट, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 10.2 आएगा। अब इसको 10.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू कितनी ले लें हम, 10.2। अगर डेल्टा ई की वैल्यू 10.2 ले लें, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू 10.2, मतलब कितना आ जाएगा, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में खास क्यों है, ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें, इस क्वेश्चन में है तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो कोई एक जीनियस बच्चा ही सॉल्व कर सकता है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, सेकंड थिंग, इसमें मैथमेटिक्स भी यूज हो रही है। ये जो स्टेप किया मैंने, ये हमें खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके, अगर ये हमारे अंदर ये स्किल डेवलप है तब जाके हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन करने के लिए, है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फिजिक्स की नॉलेज भी चाहिए, थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी हमारी ठीक होनी चाहिए, और फिर केमिस्ट्री तो ठीक होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी वीडियोस बनाएंगे हम जिसमें इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।